वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डेजी मैम। और इस वीडियो में हम लोग कॉज और एक्सप्रेशन पढ़ेंगे थ्रस्ट के। तो लेट्स स्टार्ट। कॉज एंड एक्सप्रेशन फॉर अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट के क्या कॉज है, क्यों अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। हम लोग हमेशा अभी इस चीज़ को पढ़ते हुए आ रहे हैं। पूरे चैप्टर में हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है कि जब भी हम किसी लिक्विड को इमर्स करते हैं, पानी में डुबाते हैं, तो एक अपथ्रस्ट उस ऑब्जेक्ट पे लगता है और वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे कि इसका कारण क्या है, क्यों ये अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी निकालेंगे कि ये अपथ्रस्ट फोर्स कितनी मैग्नीट्यूड से लगता है। पे हम फिगर में देखेंगे 4.17 के फिगर में देखेंगे, यहाँ पे एक बीकर है और बीकर के अंदर एक ब्लॉक, यानी कि ऑब्जेक्ट जो हमने लिया वो एक ब्लॉक है जिसको पूरी तरह से इसके अंदर इमर्स्ड कर दिया गया है। इसमें अपर फेस और लोअर फेस, ठीक है, ऊपर की तरफ जो लिक्विड की सरफेस की तरफ है और जो बीकर की बॉटम की तरफ है तो लोअर सरफेस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक का जो अपर सरफेस है, राइट, वो लिक्विड प्रेशर जो उसके वो जो प्रेशर लगा रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, जिसको हम P1 बोल रहे हैं। और जो उसका लोअर वाला सरफेस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिसको हम P2 कंसीडर कर रहे हैं, राइट। देन विल सी कि जो लोअर एज है ब्लॉक की वो ज़्यादा गहराई में है, ठीक है। तो P2 जो है वो ज़्यादा गहराई में है लिक्विड के, और P1 जो है वो ऊपर की तरफ है। तो ये ऑब्वियस है कि जो P2 है वो P1 से बड़ा होगा। वी कैन सी हियर P2 इज़ ग्रेटर देन P1। और तो इसका जो नेट प्रेशर डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, P2 माइनस P1 हो जाएगा। और ये P2 माइनस P1 जो है वो एक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में बिटवीन द लोअर एंड अपर फेसेस ऑफ द ब्लॉक। इन दोनों ब्लॉक के बीच में ये प्रेशर एक्ट कर रहा है। और इस ब्लॉक का हम क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लेते हैं। तो अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है ब्लॉक का, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू PA होता है। तो F इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या है यहाँ पे, प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 A। तो और इसके बाद में ब्लॉक के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट को हम FB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो FB इज इक्वल टू P2 माइनस P1 A। नाउ हियर वी विल सी कि फोर्स और प्रेशर दोनों ही ब्लॉक के साइड वॉल्स पे लग रहे हैं, जबकि फोर्स जो लग रहा है साइड अपोजिट साइड वॉल्स पे, वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, लेकिन जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अपोजिट है, जिसकी वजह से ये फोर्स जो है एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जो अपोजिट साइड वॉल्स पे लग रहे हैं। तो नेट अपथ्रस्ट फोर्स जो कि इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है बिकॉज ऑफ द लिक्विड इज गिवन एज FB इज इक्वल टू P2 माइनस P1 होल A, राइट। नाउ वी विल सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अपथ्रस्ट। ये देखा गया है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या कम्प्लीटली होली किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया जाता है, अब वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तो उसमें क्या होता है कि अपथ्रस्ट एक्ट करने लगता है, जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है उस लिक्विड के जिसको ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है, उस लिक्विड के वेट के बराबर होता है। तो उसको हम उसका जो रेशियो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो उसके मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या है, दैट इज इक्वल टू दी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इमर्स्ड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबा हुआ है उतना वो उस जगह को एक्वायर करने के लिए उतना अमाउंट ऑफ लिक्विड वो डिस्प्लेस कर देता है। तो उस डिस्प्लेस लिक्विड का जो वेट है उसके वेट के बराबर ही उस अपथ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय दिस। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम इसको इस फिगर से समझ सकते हैं। तो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि एक बीकर है, बीकर में पानी भरा हुआ है और इस पानी के अंदर एक यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है। इसकी हाइट आप देख सकते हैं h है, ठीक है, यहाँ एवरीथिंग इज सीन हियर। और इसको इमर्स्ड किया गया है लिक्विड में जिसकी डेंसिटी रो है। और इसका जो ऊपर का सरफेस है, ठीक है, इस सिलेंडर का ऊपर का सरफेस ये है, आप देख सकते हैं K और L है, जिसकी डेप्थ H1 है। H1 को आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लेवलिंग किया हुआ है, दिस इज H1। और उसके बाद में नेक्स्ट इज इसका जो लोअर सरफेस है वो कैपिटल NM है, जो कि डेप्थ H2 पे है, जो कि फ्री सरफेस लिक्विड के जस्ट नीचे है। तो ये आप देख सकते हैं H2 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट। तो H1 यहाँ है और H2 यहाँ पे है ना। लिक्विड प्रेशर जो अपर सरफेस पे यानी केल, जो उसका केल सरफेस जो हमने दिखाया है उसके ऊपर जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा, विल सी हियर।
liquid pressure on upper surface KL of cylindrical object will be P1 is equal to H rho G, ठीक है। और डाउनवर्ड थ्रस्ट जो लगेगा, ठीक है, डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन अपर सरफेस पे जो डाउनवर्ड थ्रस्ट लगेगा वो KL पे जो लगेगा वो F1 इज इक्वल टू P1A और P इज इक्वल टू H रो G होता है, तो ये क्या हो जाएगा H1 रो GA। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4.6। इसी तरह से अपवर्ड थ्रस्ट जो लोअर सरफेस पे लगेगा यानी कि NM पे लगेगा वो F2 इज इक्वल टू P2A और H2 रो GA। ये इक्वेशन हो गई 4.7। ना हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो वर्टिकल साइड पे लगेगा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिक्विड की वजह से वो बैलेंस्ड रहता है क्योंकि लिक्विड प्रेशर हर एक पॉइंट पे सेम होता है एट सेम डेप्थ। तो नेट अप थ्रस्ट ऑब्जेक्ट पे जो लगेगा वो क्या हो जाएगा FB यानी कि अप थ्रस्ट FB इज इक्वल टू F2 माइनस F1 इज इक्वल टू H2 माइनस H1 रो GA। इसको हम 4.6 और 4.7 से इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमने H2 माइनस H1 को ब्रैकेट में लेके रो GA को कॉमन लेके लिखा है और बट H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H, तो H2 माइनस H1 एक्चुअली में है कि हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसीलिए FB इज इक्वल टू यानी कि अप थ्रस्ट इज इक्वल टू H रो GA हो गया एज HA इज इक्वल टू V और V क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड, यानी कि जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है उसका वॉल्यूम जो कि बराबर है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट इमर्स्ड है उसने जो लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उसके वॉल्यूम के बराबर है। तो हमें क्या मिलेगा अप थ्रस्ट FB इज इक्वल टू V रो G, क्योंकि HA को हमने इज इक्वल टू V बोला, तो ये हो गया 4.10। नाउ फ्रॉम द रिलेशन 4.10 इट इज़ क्लियर। अब हम इसको कैसे इस एक्सप्रेशन को या इस रिलेशन को हम कैसे समझेंगे। अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी FV इज इक्वल टू V रो G, दैट इज इक्वल टू mass of liquid displaced into acceleration due to gravity or is equal to weight of liquid displaced by immersed part of the object. So ये आपका इसका mathematical expression निकल के आ गया है upthrust का। Now we will see about Archimedes principle. Archimedes एक ग्रीक के साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बायंड फोर्स के मैग्नीट्यूड को मेजर किया था जो कि एक ऑब्जेक्ट पे लगता है जो लिक्विड में डूबा हुआ रहता है, इमर्स रहता है। और उनके बेसिस जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस पे जो रिजल्ट निकले थे उसके बेसिस पे उन्होंने इस प्रिंसिपल को फाइंड आउट किया था और इस प्रिंसिपल का नाम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पड़ा। तो हम देखेंगे कि इस प्रिंसिपल का क्या स्टेटमेंट है। Whenever an object is immersed wholly or partially in a fluid, it experiences an upward force of buoyancy. जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम आधा या पूरा पानी में डुबोते हैं तो वो एक अपवर्ड फोर्स को बायंसी की वजह से उस एक्सपीरियंस करता है जो कि लिक्विड फ्लूइड की वजह से होता है। ठीक है, बायंसी जो आ रही है वो लिक्विड फ्लूइड की वजह से होती है और उसका मैग्नीट्यूड जो होता है, जो वो फोर्स लग रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो लिक्विड के वेट के बराबर होता है जो कि डिस्प्लेस्ड हो गया है उस ऑब्जेक्ट की वजह से। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इट इज़ क्लियर दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्स्ड इन फ्लूइड, दो फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। तो हम उन दो फोर्सेस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। First is the weight of the object due to gravitational force of the earth acting on the object in vertically downward direction. पहला जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट का वेट है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगता है जो कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे लगाती है और उसका डायरेक्शन जो होता है वर्टिकली डाउनवर्ड होता है और जिसको हम लिखते हैं W इज इक्वल टू mg। दूसरा है बायंट फोर्स FB जो कि ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक है, जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसकी वजह से बायंट फोर्स उस पर जो एक्ट करता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन होती है। तो इसकी वजह से जो नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करता है ऑब्जेक्ट पे उसको हम बोलते हैं एपरेंट वेट, कैपिटल W से डिनोट करते हैं और वो होता है एपरेंट वेट इन द गिवन फ्लूइड। सो ऑब्वियसली एपरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसको हम W डैश से डिनोट कर रहे हैं किसके बराबर होगा,
ट्रू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट में से अगर हम बाइंड फोर्स को माइनस कर देंगे तो हमको एपरेंट वेट ऑब्जेक्ट का मिल जाएगा। एपरेंट डिक्रीज इन वेट अगर हमें ऑब्जेक्ट का निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, एपरेंट डिक्रीज इन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इमर्ज इन अ गिवन फ्लूइड किसके बराबर होगा, ट्रू वेट माइनस एपरेंट वेट। ठीक है, ट्रू वेट में से अगर हम एपरेंट वेट को माइनस कर देते हैं तो हमको एपरेंट डिक्रीज वेट मिल जाएगा उस ऑब्जेक्ट का जो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। तो कैसे करेंगे हम, W माइनस W डैश, W क्या है, ओरिजिनल वेट है, उसमें से हम एपरेंट वेट को माइनस करेंगे। तो ओरिजिनल वेट माइनस एपरेंट वेट किससे हो रहा था, ट्रू वेट माइनस बायंट फोर्स। तो जब ट्रू में वेट में से हम बायंट फोर्स को निकाल देंगे तो हमको मिल जाएगा दैट विल बी इज इक्वल टू FB और बायंट फोर्स। तो इसके थ्रू हम आर्किमिडीज का एक दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को आधा या पूरा पानी के अंदर या फ्लूइड के अंदर डुबाते हैं तो उसमें एक एपरेंट डिक्रीज़ होता है उसके वेट में, और ये जो वेट में एपरेंट डिक्रीज़ होता है ये बराबर होता है उस फ्लूइड के वेट का जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है। तो अनदर स्टेटमेंट हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। Now here we will see the experimental verification of Archimedes principle। जो भी हमने Archimedes principle पढ़ा है उसका ये प्रूफ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है ताकि आप और अच्छे से उसको समझ सकें। इस सेटअप में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको एक क्लीन ड्राई ग्लास बीकर लेना है, जो आप देख सकते हैं यहाँ लेवलिंग में दिख रहा होगा, ये आपको लेना है, बीकर लेना है। और इसको आपको वेट लेना है, स्प्रिंग बैलेंस से आप इसका वेट ले लेंगे और इस वेट को हम एज्यूम कर लेंगे कैपिटल W। तो वेट ऑफ एन एम्प्टी बीकर भी कैपिटल W। उसके बाद आपको एक छोटा सा स्टोन लेना है और स्टोन को थ्रेड की मदद से आपको उसको, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसमें आपको इस स्टोन को थ्रेड की की मदद से हैंग करना है, लटका देना है। जब आप इसको हैंग करेंगे तो इसमें जो पॉइंटर है वो नीचे की तरफ आएगा क्योंकि वेट कुछ लगेगा जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ खिसक जाएगा। जब ये स्टडी हो जाए, स्थिर हो जाए, तब आपको इसकी रीडिंग निकालनी है और इस रीडिंग को आप अज्यूम करेंगे कैपिटल W1। अब नेक्स्ट आपको लेना है एक कैन लेना है जो कि ग्लास का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, और उस कैन में एक साइड ट्यूब होगा, ये आपको दिख रहा है, इसको स्पाउट बोलते हैं। इसके अंदर आपको पानी फिल करना है और ये स्पाउट के लेवल तक ही होना चाहिए, जहाँ तक स्पाउट है वहीं तक। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि इस स्पाउट के जस्ट नीचे आपको बीकर लगाना है। यहाँ आप देख सकते हैं इस बीकर को आप लगा देंगे, बीकर एम्प्टी रहेगा। अब आपको नेक्स्ट जो स्टेप लेना है, ये जो आपने यहाँ पे स्टोन टाई किया हुआ था स्प्रिंग बैलेंस को, इस स्प्रिंग बैलेंस को यहाँ पे लाकर और इस कैन में या इस मेटल का जो बीकर है इसमें आपको इमर्ज करना है। तो जब आप इसके अंदर जैसे ही इसको इमर्ज करेंगे, पानी के अंदर अच्छे से अंदर तक डिप करना है, इमर्ज करेंगे तो जितना वाटर ये डिस्प्लेस करेगा स्टोन वो सारा बीकर के अंदर फिल होना शुरू हो जाएगा। अब जब तक ये इसमें फिल हो रहा है तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। जब यहाँ पे स्टडी हो जाएगा तब यहाँ से पानी इस बीकर में आना बंद हो जाएगा, तब आपको रीडिंग नोट करनी है और उस रीडिंग को आप, और इसको हम मान लेंगे W2, जहाँ पे W2 जो है वो W1 से छोटा है, लेस है, क्योंकि W1 क्या है, वेट ऑफ स्टोन इन एयर। अब W2 जो है वो ऑब्जर्व वेट है, जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि स्टोन पीस ने जब हमने उसको वाटर में इमर्स किया है तब हमने उसका वेट निकाला है। ठीक है, उसने जितना वाटर इमर्स किया है तब हमने इस वेट को हमने निकाला है। तो फाइनली मेजर द वेट ऑफ द बीकर अलॉन्ग विद द वाटर कलेक्टेड इन इट। हमें क्या करना है कि ये वाला जो बीकर है इसका हमको वेट लेना है। हम इसको वेट जब मेजर करेंगे तो इसमें जो वेट निकल के आएगा उसको हम मानेंगे कैपिटल W डैश, इसको W डैश मान लेंगे। तो वी कैन सी हियर, अब स्टोन का जो वेट एयर में है वो W1 है और स्टोन का वेट पानी के अंदर W2 है। तो एपरेंट लॉस जो वेट में होगा, स्टोन के पीस में जो एपरेंट लॉस हो जाएगा वेट का, वो कंप्लीटली इमर्स जब उसमें किया गया तो वो हो जाएगा W1 माइनस W2। उसको हम क्या बोलेंगे, W1 माइनस W2। और ये एपरेंट लॉस जो उसको वेट में हो रहा है वो बराबर होगा बायंट फोर्स के, जो स्टोन पीस लगा रहा है बिकॉज ऑफ वाटर। तो बायंट फोर्स ऑन द स्टोन पीस कितना हो जाएगा, W1 माइनस W2। वेट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन अ बीकर,
बीकर में आपने जो वाटर कलेक्ट किया है उसका वेट किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द स्टोन पीस। स्टोन पीस ने जितना भी पानी डिस्प्लेस किया होगा वो ही उस कलेक्टेड बीकर के अंदर जो पानी है उसके वेट के बराबर होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, W डैश माइनस कैपिटल। Now on comparing the values of W1 minus W2 and W dash minus W, these are found to be the same। तो इनकी जो values होंगी वो तो आप compare करेंगे तो आपको equal ही लगेंगी। तो हम लिख सकते हैं W1 minus W2 is equal to W dash minus W। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाइंड फोर्स स्टोन पीस पे लग रहा है वो किसके बराबर होगा, वो उस वाटर के बराबर, वाटर वेट के बराबर होगा जो स्टोन डिस्प्लेस कर रहा है। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर वो स्टोन डिस्प्लेस कर रहा है उसके वेट के बराबर होगा बाइंड फोर्स जो स्टोन पे लग रहा है। Thus it is experimentally proved that buoyant force acting on an object immersed in a fluid is exactly equal to the weight of the liquid displaced by it। तो स्टोन ने जितना भी पानी डिस्प्लेस किया था जो दूसरे बीकर में कलेक्ट हो रहा था तो वो इज इक्वल टू द वेट ऑफ द स्टोन। तो जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है वो स्टोन के वेट के बराबर ही डिस्प्लेस हुआ है। तो जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट और जो बायंट फोर्स उस स्टोन पे लग रहा है वो दोनों ही इक्वल होंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट प्रूफ हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पढ़ेंगे और उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि अगर वेट कम हो जाता है बाय एंड फोर्स से या फिर बाय एंड फोर्स और वेट बराबर हो जाता है ऑब्जेक्ट का, या ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा हो जाता है बाय एंड फोर्स कम हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी